जी नमस्कार स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। देखो आज हम यहाँ पे जो पादपों में परिवहन का जो टॉपिक चल रहा था, ये आपके उसी टॉपिक का यहाँ पे पार्ट नंबर जो 6 है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे, तो आज की क्लास को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास के अंदर जो यहाँ पे हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी यहाँ पे भी आपकी लंबी दूरी है, उस लंबी दूरी तक का परिवहन कैसे करना है। लंबी दूरी का जो परिवहन है वो आपकी लंबी दूरी का परिवहन पादपों में कैसे होगा। कंप्लीटली इस बात को यहाँ पे एकदम अच्छे से इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं, तो वीडियो को सारे स्टूडेंट्स एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले देखो, कल का जो हमारा वीडियो था उसमें थोड़ा यहाँ पे डाउट भी था और थोड़ा मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था। उस मिस्टेक को मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इसमें थोड़ा गलत था। देखो हमने यहाँ पे बात की थी भी आपके, ये मान लो भी कोई भी कोशिका है हमारे सामने, ये इस प्रकार की कोशिका है। इस कोशिका के अंदर जब आपके जल ज्यादा प्रवेश करता है तो ये जल क्या करता है कि इसकी भित्ति के ऊपर एक दाब लगाता है। इसकी भित्ति के ऊपर क्या करता है, एक दाब लगाता है। इस दाब को ध्यान में रखना यहाँ पे कि जल प्रवेश करने के कारण जीव द्रव्य भी है अंदर, तो ये जीव द्रव्य इस भित्ति के ऊपर जो दाब लगाता है वो लगाता है आपकी स्फीति दाब। कौन सा लगाता है, आपके स्फीति दाब। जीव द्रव्य के द्वारा इस पादप कोशिका की भित्ति या झिल्ली के ऊपर जो दाब लगाया जाता है वो दाब कौन सा कहलाता है, आपकी स्फीति दाब कहलाता है। और इस विभव को क्या कहेंगे यहाँ पे ध्यान में रखना, इस विभव को हम कहते हैं यहाँ पे दाब विभव। क्या कहते हैं इसको, दाब विभव कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान में रखना कि अब इसके विपरीत मतलब स्फीति दाब के विपरीत आपके जो दूसरा दाब लगेगा, जो आपके क्या करेगी कि ये कोशिका सॉरी ये जो कोशिका ये अपने आकार को निश्चित बनाए रखने का कार्य करेगी। तो यहाँ पे आपके ये कोशिका भित्ति या झिल्ली क्या करेगी, फिर से आपके इसके विपरीत डायरेक्शन के अंदर एक दाब लगाएगी। उस दाब को हम कहते हैं यहाँ पे भित्ति दाब। क्या कहते हैं यहाँ पे, भित्ति दाब कहते हैं। मैंने कल दोनों सेम ही बता दिए थे, लेकिन दोनों सेम नहीं होते हैं, यहाँ पे ध्यान में रखना। तो ये आज आपका डाउट क्लियर होगा यहाँ पे कि भित्ति के द्वारा लगाया गया दाब भित्ति दाब, और जीव द्रव्य के द्वारा उस भित्ति के ऊपर डाला गया जो दाब है वो आपकी स्फीति दाब। और इसी आपके दाब विभव को हम सॉरी इसी यहाँ पे विभव को क्या कहते हैं, यहाँ पे दाब विभव भी कहते हैं। क्लियर है चीज। अब चलते हैं यहाँ पे आज के इस टॉपिक के ऊपर। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा यहाँ पे लंबी दूरी तक पादपों का परिवहन कैसे होगा। अब लंबी दूरी तक पादपों के परिवहन का मतलब ये है यहाँ पे कि हमारे सामने ये मान लो भी कोई भी आपके एक प्लांट है, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारे सामने कोई भी एक प्लांट है। अब इस प्लांट के अंदर यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो भी आपकी पत्तियां हैं, यहाँ पे आपके जो भी पत्तियां हैं इनके ऊपर लीफ है आपके। तो लंबी दूरी का मतलब ये है यहाँ पे भी रूट के द्वारा जो भी आपके जल का अवशोषण होगा, यहाँ पे इन जड़ों के द्वारा जो भी जल का अवशोषण होगा और ये जो जल होगा ये आपके पत्तियों तक पहुंचता और पत्तियों से आपके वाष्प उत्सर्जन हो जाता है। इसका क्या होता है, यहाँ पे पत्तियों तक पहुंचता है और पत्तियों से इनका क्या हो जाता है, यहाँ पे वाष्प उत्सर्जन हो जाता है। तो अब हमें यह समझना है यहाँ पे कि इतनी दूरी तक ये जो जल का परिवहन होता है, ये जल का परिवहन होगा कैसे। मतलब सर एक नॉर्मल सी बात समझना कि जड़ों के द्वारा जल का तो क्या होगा, यहाँ पे अवशोषण होगा और पत्तियां उस पानी का क्या करेगी, यहाँ पे उपयोग करेगी। क्या करेगी, यहाँ पे उपयोग। तो पहला टर्म हमारे सामने ये आ जाता है यहाँ पे कि अवशोषण का जो स्थल है, एक तो पादपों के अंदर कौन सा स्थल, यहाँ पे एक तो अवशोषण स्थल। इसके अलावा ध्यान में रखना यहाँ पे उपयोग का जो स्थल है, उपयोग का स्थल ये आपके पादप में दूर दूर स्थित होते हैं। यह पादप में दूर दूर स्थित होते हैं, दूर दूर स्थित होते हैं। तो यहाँ पे इस कारण से जल का परिवहन लंबी दूरी तक तो करना पड़ेगा भाई। अवशोषण का स्थल दूर है, उसका उपयोग कहीं और हो रहा है यहाँ पे, तो ये आपकी लंबी दूरी का परिवहन होगा कैसे। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो पादप है, इन पादप के अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भी भोज्य पदार्थ बनेगा, तो वो भोज्य पदार्थ आपके इन जड़ों तक जो स्थानांतरित होगा वो कैसे होगा, क्योंकि ये भी तो एक प्रकार का यहाँ पे लंबी दूरी का परिवहन है। तो इस लंबी दूरी के परिवहन को हमें समझना है कि इस लंबी दूरी तक परिवहन होगा कैसे। अब वैज्ञानिक ये बताते हैं कि अगर हम यहाँ पे विसरण क्रिया को लें कि सर विसरण क्रिया के द्वारा हो सकता है, तो विसरण क्रिया की एक हानि यह है यहाँ पे कि जो विसरण क्रिया के द्वारा अगर परिवहन होगा तो वो आपके बहुत ही धीरे गति से होगा। बहुत ही क्या होता है, यहाँ पे धीरे होता है। अब बहुत ही धीरे, कितना धीरे होता है यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे कि आपके जो जल है उसको अगर यहाँ पे 5 माइक्रोमीटर तक पहुंचाना है तो उसमें आपके
2.5 सेकंड का समय लग जाता है। कितना समय लग जाता है आपके 2.5 सेकंड का। इस कारण वैज्ञानिक बताते हैं यहाँ पे कि अगर विसरण क्रिया के द्वारा लंबे पादपों के अंदर यहाँ पे अगर जल का परिवहन हो तो उसमें कई साल लग जाएंगे। क्या होगा यहाँ पे, इसमें कई साल लग जाएंगे। तो विसरण क्रिया के द्वारा तो जल का परिवहन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विसरण क्रिया के द्वारा जो जल है वो आपकी लंबी दूरी तक अगर परिवहन करेगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। और विसरण क्रिया के द्वारा जल का परिवहन क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही धीरे गति से होता है। विसरण क्रिया के द्वारा सिर्फ और सिर्फ जल का परिवहन कहाँ पे हो सकता है, तो सर सिर्फ और सिर्फ आपके एकल कोशिका के अंदर हो सकता है। कहाँ पे हो सकता है? आपके एकल कोशिका के अंदर जल का परिवहन हो सकता है। अगर एक ही कोशिका के अंदर यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट करना है तो वहां पे विसरण क्रिया काम में आ सकती है। बाकी लंबी दूरी तक इसके द्वारा जल का परिवहन नहीं किया जा सकता। तो सर इसके अंदर कौन सा उपयोग होगा? तो इसके अंदर हमारे पास कोई दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा। कोई हमारे पास इसमें यहाँ पे दूसरी विधि अपनानी पड़ेगी और उस दूसरी विधि को हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा भी आपके पादपों में जल के परिवहन के लिए कौन सी दूसरी विधि। तो इसके अंदर एक सिद्धांत आता है, उस सिद्धांत को यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना कि वो सिद्धांत क्या है। कि भी लंबी दूरी तक जल का परिवहन करना है तो कौन सा सिद्धांत काम आएगा। तो उस सिद्धांत की हम यहाँ पे सबसे पहले चर्चा करते हैं कि भी सिद्धांत क्या है। अब सिद्धांत ये है यहाँ पे कि आपके जो भी आपके जल का परिवहन होगा, अगर लंबी दूरी तक जल का परिवहन होता है तो वो आपके सिद्धांत है यहाँ पे एक तो सामूहिक प्रवाह, उस सिद्धांत का नाम है या तो सामूहिक प्रवाह, या तो सामूहिक प्रवाह, या फिर हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे थोक प्रवाह, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे थोक प्रवाह। ये आपके कंडीशन काम में आ सकती है, या तो सामूहिक प्रवाह या फिर क्या हो सकता है यहाँ पे थोक प्रवाह। अब देखो सामूहिक प्रवाह या फिर आपके ये जो थोक प्रवाह है इसका मतलब होगा क्या, ये हम सारी चीजें यहाँ पे समझेंगे और यही इसका क्या है यहाँ पे सिद्धांत। ये सामूहिक प्रवाह या फिर थोक प्रवाह है, ये पहली बात तो ध्यान में रखना यहाँ पे जाइलम के द्वारा होगा ऐसा परिवहन। किसके द्वारा होगा? यहाँ पे जाइलम के द्वारा। तो इस कंडीशन को थोड़ा हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। और इसे देखो यहाँ पे इंग्लिश में हम यहाँ पे बल्क फ्लो तथा मास फ्लो है कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? बल्क फ्लो एंड इसको मास फ्लो कह सकते हैं। देखो पूरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं सारी चीजें कवर करवा रहा हूँ यहाँ पे। आप इन वीडियोस को देखने के बाद में अगर एनसीईआरटी की लाइन साथ में पढ़ते हो तो सारी चीजें आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगी। और नोट्स आप साथ साथ में यहाँ पे बढ़ा सकते हो। मैं नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर सारी चीजें करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो आसानी से आप इन क्लासेस को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे। देखो बल्क फ्लो एंड मास फ्लो ये होता क्या है आखिरकार। पहली बात तो इसके अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना, ये मान लो हमारे सामने यहाँ पे कोई भी पाइप है। ये क्या है? हमारे सामने यहाँ पे कोई भी पाइप है इस प्रकार का, या फिर हम कह सकते हैं ये हमारे सामने कोई पथ है यहाँ पे, ठीक है। अब इस पथ के अंदर यहाँ पे इस साइड के अंदर क्या है, यहाँ पे इधर तो आपके हाई प्रेशर है और इधर क्या है यहाँ पे लो प्रेशर, ठीक है। इधर तो क्या आपके हाई प्रेशर और एक साइड में यहाँ पे क्या आपके लो प्रेशर। अब इस प्रकार के परिवहन के अंदर क्या होगा यहाँ पे कि जो जल का परिवहन होगा वो जल का परिवहन आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की डायरेक्शन में होगा। कौन सी डायरेक्शन में? यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की डायरेक्शन में होगा। ये आपको पता है भी आपके जो भी दाब होगा वो आपके हाई प्रेशर से आपके लो प्रेशर की तरफ यहाँ पे जल का परिवहन होगा। किसका परिवहन हो रहा है? यहाँ पे जल का परिवहन हो रहा है। आप थोड़ा इस प्रकार इसको समझना कि मान लो कि भी हमारे सामने कोई भी आपकी ये एक सड़क चल रही है। इस सड़क के ऊपर आपने देखा होगा कि जो भी आपकी गाड़ियां चलती है उन सब की स्पीड्स अलग अलग होती है। कार हो गई, ट्रक हो गई, बस हो गई, इन सब की स्पीड्स क्या होती है यहाँ पे अलग अलग होती है। लेकिन मैं कहता हूं यहाँ पे कि अगर ये सड़क चलना स्टार्ट कर दे, अगर ऐसा सिस्टम होता कि ये आपके सड़क चलना स्टार्ट कर दे, तब आपके सभी गाड़ियों की, बसों की, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे छोटी कार हो, तो उन सब की आपकी जो स्पीड है वो स्पीड क्या होती है? एकदम मतलब फिक्स होती है उनकी स्पीड। वो बराबर एकदम स्पीड से आपके बराबर स्पीड से चलते, क्योंकि सड़क गति कर रही है तो उनको चलने का कोई आपके हक भी नहीं है यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कार गाड़ियां चल रही है तो उसका मतलब उस समय आपकी सबकी स्पीड क्या होगी? एकदम सेम होगी। कब? जब आपके सड़क चलना स्टार्ट कर देती है। इसी प्रकार से एक उदाहरण और ले सकते हो। यहाँ पे मान लो आपकी रिवर है, यहाँ पे रिवर चल रही है और इस रिवर के अंदर जो पानी बहता है तो इसके अंदर जितने भी आपके पदार्थ होते हैं वो भी आपके समान रूप से फ्लो होते हैं। ऐसा थोड़ी भी एक की स्पीड ज्यादा होगी, एक की स्पीड कम होगी, नहीं होगी ना। क्योंकि पानी का जो प्रवाह होगा, पानी की जो गति होगी उसी के अकॉर्डिंग अन्य चीजों की गति होगी।
तो इसी में यही बात की गई यहाँ पे कि भी हाई प्रेशर से आपके लो प्रेशर की तरफ कौन गति करता है, यहाँ पे जल गति करता है। अब इस जल के अंदर आप ध्यान में रखना यहाँ पे कि चाहे वो सोडियम आयंस हो, चाहे पोटेशियम आयंस हो, चाहे और कोई भी आपके खनिज लवण हो, वो समान रूप से क्या करेगा, यहाँ पे गति करेगा। किसके साथ में, यहाँ पे जल के परिवहन के साथ में। किसके साथ में, यहाँ पे जल के परिवहन के साथ में। तो जल का भी परिवहन हो रहा है और साथ में किसका परिवहन हो रहा है, यहाँ पे खनिज लवणों का परिवहन हो रहा है। किसका परिवहन हो रहा है, यहाँ पे खनिज लवणों का परिवहन। मतलब ऐसी कंडीशन के इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जो जल है वो आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गति करता है। हाई प्रेशर से कौन सी डायरेक्शन में, यहाँ पे लो प्रेशर की तरफ गति करता है। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता है, स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता है। ये लो स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता है। अब एक बात ध्यान में रखना यहाँ पे, भाई इस प्रकार का जो प्रवाह होगा ये किस किस का होगा यहाँ पे, तो ध्यान में रखना यहाँ पे भी पानी है, उस पानी के साथ में एक तो खनिज लवण का भी यहाँ पे प्रवाह हो सकता है और एक यहाँ पे जो भोज्य पदार्थ बनेगा उस भोज्य पदार्थ का भी प्रवाह हो सकता है। तो आपके लॉन्ग डिस्टेंस का अगर ट्रांसपोर्ट करना है प्लांट्स के अंदर तो ये आपकी प्रेशर होना जरूरी है। यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पानी जाएगा तो उसके अंदर जितने भी आपके घुलनशील पदार्थ है वो सारे पदार्थ इसके साथ क्या करेंगे, यहाँ पे मूव करेंगे। अब पहली बात तो ये हमारे सामने हो गया, यहाँ पे सिद्धांत हो गया। अब सेकेंड लाइन क्या है यहाँ पे, तो सेकेंड लाइन ये फिर से मैं आपकी यही डायग्राम बना रहा हूँ सेम, और सेकेंड लाइन को भी यहाँ पे समझते हैं। ये हमारे सामने सेम ही डायग्राम बना दिया और इधर तो क्या आपके हाई प्रेशर है और इधर क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर है। ठीक है, इन चीजों को देखो फिर से आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या आएगा हमारे सामने, पहला पॉइंट तो हमने समझ लिया। अब दूसरा पॉइंट ये होता है यहाँ पे कि भाई आपने देखा होगा एक पानी की मोटर होती है। इमेजिन करो भाई पानी की मोटर एक मतलब कुएं में से क्या कर रही है, पानी को ऊपर खींच रही है, पुल कर रही है पानी को, और एक पानी को क्या कर रही है, आपके ऊपर चढ़ा रही है टंकी के अंदर। दो आपके इसके अंदर क्रिया हो रही है। एक तो पानी को क्या कर रही है आपके मतलब उस कुएं में से ऊपर खींच रही है और उस पानी को ऊपर टंकी के अंदर चढ़ा रही है। खींचना और पुश करना मतलब क्या होता है कि एक तो पानी को आपके क्या किया जाता है, यहाँ पे पुश किया जाता है। इधर आपके प्रेशर ज्यादा है तो इधर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पानी को पुश करेंगे। पुश का मतलब उस पानी के दबाव को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, और इधर हम पानी को क्या करेंगे, खींचेंगे, आपके पुल करेंगे। तो पुल का मतलब कुएं में से खींचा पानी को और ऊपर टंकी के अंदर चढ़ाया यहाँ पे। उसी प्रकार हाई आपके जो प्रेशर है उस तरफ से आपके पानी को पुश किया जाता है, धकेला जाता है। तो हम तो नहीं धकेल लेंगे लेकिन आपकी सारी क्रिया आपके प्रेशर के द्वारा होगी। और इसके अलावा यहाँ पे जहाँ पे आपके लो प्रेशर है उस तरफ से आपके पानी को क्या किया जाता है, यहाँ पे पुल किया जाता है। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके फोर्स लगता है। क्या लगता है, यहाँ पे फोर्स। और ये जो फोर्स है आपके दो टाइप्स का है, आप देख सकते हो यहाँ पे। एक तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुश कर सकते हैं, और एक क्या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुल कर सकते हैं। अब पुश का मतलब होगा, यहाँ पे ध्यान में रखना, इसे हम कहते हैं पानी के खींचने को जलीय दाब प्रवणता। इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जलीय दाब प्रवणता कहा जाता है। ये भी आपके जलीय दाब प्रवणता है लेकिन इनका मान है वो मान अलग अलग होगा। जलीय दाब प्रवणता का मान क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग। कैसे अलग अलग होगा सर, तो जो पुश के अंदर जो जलीय दाब प्रवणता है इसका जो मान होगा वो आपके पॉजिटिव होगा, और आपके यहाँ पे पुल के अंदर जो आपकी जलीय दाब प्रवणता है इसका मान क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव। इस चीज को 100% आप यहाँ पे याद कर लेना भी। आपके लॉन्ग डिस्टेंस का जो प्रवाह होगा वो आपके दाब के द्वारा होगा। एक तरफ से आपकी पुश किया जाएगा और एक तरफ से पुल किया जाएगा। तो आपके पुश के अंदर जो जलीय दाब प्रवणता है वो आपकी पॉजिटिव होगी, लेकिन आपके पुल के अंदर जो जलीय दाब प्रवणता है वो कैसे होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगी। मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट हमारे सामने इसी के अंदर यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट्स देखो हमने पढ़ा था यहाँ पे सिद्धांत को समझाता होता क्या है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था यहाँ पे पुश और पुल के बारे में, ये प्रेशर काम कैसे करेगा। अब जो तीसरा पॉइंट है भी, इसका पथ वे कैसा होगा, पाथ वे कैसा होगा, मतलब इसका जो रास्ता है वो रास्ता कैसा होगा। अब रास्ता ये हो सकता है हमारे सामने ये कुछ कोशिकाएं हैं, यहाँ पे ये कुछ कोशिकाएं हैं हमारे सामने। अब क्या हो सकता है आपके जल का परिवहन, एक तो ये हो सकता है आपके जल का परिवहन आपके ऐसे हो सकता है, ये सीधा सीधा आपकी क्या हो सकता है, यहाँ पे जल का परिवहन हो सकता है। ठीक है, एक मिनट में इसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे साफ करके इसको एडजस्ट करता हूँ, एकदम सही बनाता हूँ, है ना, चीजें सारी इसी में आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे सामने कलर चेंज करते वापिस, ये हमारे सामने कोशिका, ये भी कोशिका बन गई। अब क्या होता है यहाँ पे कि जो जल का परिवहन होता है वो आपके इस प्रकार से हो सकता है, ये इस प्रकार से। कैसे, ये तो आपके कोशिकाओं के बीच में से आपके जा रहा है यहाँ पे जल का परिवहन, ये कोशिकाओं के बीच में से।
लेकिन आपकी कोशिका के अगर अंदर से अगर जल का परिवहन होता है तो दो प्रकार से आपके जल का परिवहन होगा। पहली कंडीशन ये है यहाँ पे कोशिका के अंदर से, कहां से हो रहा है आपकी कोशिका के अंदर से, ये लो कोशिका के अंदर से जल का परिवहन हो रहा है यहाँ पे। और एक ये कंडीशन बनती है यहाँ पे भी कोशिका के बीच में से क्या हो सकता है, यहाँ पे जल का परिवहन हो सकता है। जब कोशिका के अंदर से जल का परिवहन होता है तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे सिम्प्लास्ट, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे सिम्प्लास्ट कहा जाता है। जबकि कोशिका के बीच में से जब जल का परिवहन होता है तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे एपोप्लास्ट। इस चीज को समझना, यहाँ पे भी सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर कोशिका के अंदर से आपके जल जा रहा है तो वो आपकी सिम्प्लास्ट, और कोशिका के बीच में से अगर जल का परिवहन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे एपोप्लास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी चीजें आपको समझने की आवश्यकता पड़ेगी कि सर हमारे सामने जो पथवे है वो आपके कितने हैं, यहाँ पे दो पथवे कौन कौन से, यहाँ पे एक तो हो जाएगा यहाँ पे एपोप्लास्ट पथ, और एक कौन सा हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे सिम्प्लास्ट पथ हो जाएगा। पहली बात तो दोनों के अंदर चीजें ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि इन दोनों के अंदर किसी के अंदर भी यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इन दोनों के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, सॉरी ये दोनों आपके सक्रिय होते हैं, ठीक है, दोनों क्या होते हैं यहाँ पे सक्रिय, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये दोनों आपके सक्रिय परिवहन है। अब इसके अंदर एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके सिम्प्लास्ट पथ होता है ये आपके लिविंग सेल्स के अंदर होता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे ध्यान में रखना लिविंग स्पेस के अंदर होता है, ठीक है, ये आपके लिविंग स्पेस के अंदर होता है। और जो एपोप्लास्ट है ये ध्यान में रखना यहाँ पे नॉन लिविंग स्पेस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, यहाँ पे नॉन लिविंग स्पेस के अंदर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जो सिम्प्लास्ट है ये आपके लिविंग स्पेस के अंदर होगा और एपोप्लास्ट है ये आपके नॉन लिविंग स्पेस के अंदर होगा। मतलब आपके निर्जीव पथ कह सकते हो एपोप्लास्ट को, और सिम्प्लास्ट को हम क्या कहेंगे यहाँ पे सजीव पथ कहेंगे। आई बात समझ में, यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब इसके अलावा ध्यान में रखना भाई एपोप्लास्ट के अंदर यहाँ पे कोशिकाओं के बीच में से आपके क्या करेगा कि आपके बीच में जो रिक्त स्थान है वहां से अगर जल का परिवहन होगा तो ऐसे में आपकी टाइम भी तो ज्यादा लगेगा। तो ध्यान में रखना टाइम ज्यादा लगेगा, सॉरी आपकी टाइम कम लगेगा यहाँ पे इसके अंदर, क्योंकि आपकी डायरेक्ट पानी इन कोशिकाओं के बीच में से जाएगा, कोशिका के अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता ही नहीं है इसको। तो एपोप्लास्ट होता है ये आपके फास्ट होता है, थोड़ा ध्यान में रखना, लेकिन आपके जो सिम्प्लास्ट होता है ये आपके स्लो होता है। ध्यान में रखना सिम्प्लास्ट कैसा हो जाएगा, यहाँ पे स्लो हो जाएगा। इस बात को भी आप साथ में ध्यान में रखना कि एपोप्लास्ट फास्ट होता है और सिम्प्लास्ट है ये आपकी कैसे होगा, यहाँ पे स्लो होगा। तब ओवरऑल हमने जो चीजें पढ़ी इसके अंदर यहाँ पे कि एक तो हमारे सामने यहाँ पे जल का परिवहन हो सकता है, एक तो किसका ट्रांसपोर्ट पढ़ा हमने यहाँ पे जल का परिवहन पढ़ा, और सेकंड आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जो भी आपके खनिज लवण होते हैं उनका परिवहन हमने यहाँ पे पढ़ा है, खनिज लवणों का परिवहन, और एक आपके भोज्य पदार्थों का परिवहन। तो ये तो हमारे सामने यहाँ पे जाइलम के द्वारा होगा, और ये किसके द्वारा होगा, यहाँ पे फ्लोएम के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, यहाँ पे फ्लोएम के द्वारा। तो ये आपके लंबी दूरी तक जो जल का परिवहन है उसके अंदर हमने यहाँ पे टोटल 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। यहाँ पे पहली बात तो लंबी दूरी का परिवहन कैसे होता है वो ध्यान में रखना है, और आपके इसके अंदर यहाँ पे सिद्धांत कौन सा है, तो सामूहिक प्रवाह या थोक प्रवाह होता है यहाँ पे कि भाई आपके मान लो गाड़ियां रुकी हुई सड़क चल रही है तो उस समय आपके सभी गाड़ियों की स्पीड क्या होगी, समान होगी। इसी कारण यहाँ पे जल है, ये जल आपके इसके अंदर अंदर परिवहन करता है। बाकी सारे आपके आयंस वगैरह इसके अंदर यहाँ पे आपके स्थिर रहते हैं, जो आगे मूवमेंट करते रहते हैं आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और सेकंड नंबर पॉइंट यहाँ पे पुश और पुल के बारे में ध्यान में रखना है। और आपके पत्व है एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के बारे में समझाया। वीडियो कैसा लगे वो आप कमेंट्स जरूर करना। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर।